आज हम लोग बेटा देखेंगे डीसी मोटर के गति का समीकरण। ठीक, डीसी मोटर के गति का समीकरण। तो गति का समीकरण का हम लोग अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि मोटर के गति का नियंत्रण करना पड़े। हम लोग जानते हैं कि विभिन्न कार्यों के लिए हमें जो है मोटर की गति भी भिन्न भिन्न चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए जब भिन्न भिन्न मोटर की गतियां चाहिए तो उस मोटर की गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम लोग जानेंगे कि मोटर की गति का समीकरण क्या है तो उसके आधार पर कौन कौन ऐसे घटक हैं जो कि मोटर के गति को प्रभावित करते हैं, उन्हीं घटकों को हम लोग नियंत्रित करेंगे तो मोटर की गति नियंत्रित हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को मोटर के गति का समीकरण पढ़ना आवश्यक है, जरूरी है। तो मोटर के गति का समीकरण हम लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि मोटर में सप्लाई वोल्टता का विरोध करता है, इसलिए इसे कहते हैं विरोधी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विरोधी प्रेरित विद्युत वाहक बल EV बराबर है फाई ZNP अपान 60A वोल्ट। यही N है, मोटर की गति N यही। यहाँ से अगर हम लोग N बराबर लिखें तो देखिए N बराबर हो जाएगा EB इंटू 60A बटे में आ जाएगा फाई ZP। बोलिए ना, फाई ZP से गुणा N में इधर आके भाग हो जाएगा। अब इतना हम लोगों को दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। 60 भी कांस्टेंट है। A समांतर पथों की संख्या है। लैप बाउंड में A बराबर P है, वेव में A बराबर 2 है, तो ये बदलना नहीं है। और Z जो है चालकों की संख्या, ये कंपनी लगा कर देगी कि कितने उसमें कंडक्टर हैं वाइंडिंग में, और P पोलों की संख्या, तो ये भी फिक्स है। तो अगर इसके जगह पर हम लोग कांस्टेंट K मान लें, इतने को स्थिर मान लें, स्थिरांक मान लें, तो अब यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। अतः N बराबर EB बटे K फाई, ऐसे कर लें, या आप ऐसे कर लें EB बटे फाई, या K फाई कर दें नीचे या ऊपर, जो भी है। तो हमारा यहाँ से आप देख रहे हैं कि अब हम लोग जो है एक और भी जानते हैं। ये तो हमारा इस तरह से समीकरण हो गया एक तो, और हम लोग जो है EB के लिए एक और फार्मूला जानते हैं जो कि आप लोगों ने वोल्टता समीकरण लिखा है। तो वोल्टता समीकरण हम लोगों का क्या है? मोटर का वोल्टता समीकरण हम लोगों ने लिखा है V बराबर होता है EB प्लस IARA बराबर ISH गुणे RS। अगर हम लोग इतना लेते हैं तो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा EB बराबर V माइनस IAR। ये मान यहाँ पर हम लोग EB के जगह पर रख सकते हैं। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा n बराबर k इंटू हो जाएगा EB के जगह पर इतना मान रख दिया तो हो गया V माइनस IA RA बटे हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये हो गया इतना RPM। यही हमारे गति का समीकरण, मोटर गति यन का समीकरण ये हो गया बाबू। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि मोटर की गति यन को कौन कौन कारक प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन घटक जो है प्रभावित कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यन समान अनुपाते EB, क्या यन समान अनुपाते EB है। दूसरा यन समान अनुपाते 1/5 है। बोलिए ना, पढ़ेंगे यन विलोमानुपाते 5। फिर हम लोग कहेंगे यन समान अनुपाते है V माइनस IAR। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे IAR लिख देंगे। क्यों R लिखेंगे बाबू? R इसलिए अब RA केवल लिखेंगे तो ये केवल शंट मोटर में, शंट मोटर में ऐसे है। लेकिन अगर हम लोग सीरीज मोटर लेंगे, सीरीज मोटर लेंगे बाबू ऐसे, तो ये देखिए ना, ये इसकी जो है ऐसे सप्लाई हो जाती है सीरीज मोटर में। यहाँ से V और I की सप्लाई हो गई सीरीज मोटर में। तो इसका प्रतिरोध जो RSA है और इसका प्रतिरोध RA है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाए, ठीक है ना। तो सीरीज में अब हम लोगों का एक तरह से हो जाएगा RA प्लस RSC हो जाएगा, और शंट मोटर में सिर्फ RA होगा ऐसे। तो अब ना तो इसको RA माना जाए ना RA प्लस RSC माना जाए। तो ये बातें आपको लिखाएगी कि शंट मोटर में क्या होगा। शंट मोटर में R बराबर RA मान लिया जाए, और सीरीज मोटर में क्या मान लिया जाए, सीरीज मोटर में R बराबर इतना मान लिया। लेकिन ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तब यहां पर हम लोग जो है अब लिखेंगे V माइनस IAR। अब R का मतलब समझ रहे हैं कि शंट मोटर रहेगी तो यहाँ पर RA लिख देंगे, और सीरीज मोटर रहेगी तो R के जगह पर RA प्लस RSC रख देंगे ऐसे। अब अगला है कि यन समान अनुपाते केवल सप्लाई वोल्टेज कैपिटल V। ये इतने कारक हो गए बाबू, माने ये सभी कारक जो हैं, यानी सभी घटक जो हैं मोटर की गति को प्रभावित कर रहे हैं। तो उसमें से अब इन्हीं के आधार पर मोटर की गति नियंत्रित हम लोग करेंगे। तो गति नियंत्रण की एक विधि हो गई, फ्लक्स को नियंत्रित करेंगे तो उसे कहेंगे क्षेत्र नियंत्रण विधि। दूसरा हम लोग जो है इसे कहेंगे, अगर RA ले लें तो आपके समझ में आ गया कि ये आर्मेचर का वोल्टता पात है। IARA क्या है, V बराबर ओम के नियमानुसार होता है V बराबर IR। तो ये IR जो है ये आर्मेचर का IA है और आर्मेचर का RA है। तो ये आर्मेचर द्वारा वोल्टता पात किया जा रहा है। तो इसे कहेंगे आर्मेचर वोल्टता पात, यानी आर्मेचर का यदि वोल्टता पात ज्यादा होगा तो ज्यादा V में से घट जाएगा तो N का मान घट जाएगा, और वोल्टता पात का मान यदि इसका कम हो तो कम घटेगा तो हमारा N का मान अधिक आएगा। इस तरह से इसको अब हम लोग कहेंगे आर्मेचर वोल्टता पात वाले बात को कहेंगे, सीधे कहेंगे आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्या कहें? हाँ, अथवा फिर उसी को कहेंगे रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड, ठीक। और फिर
इसको हम लोग लेंगे तो कहेंगे वोल्टता नियंत्रण विधि या सप्लाई वोल्टता नियंत्रण विधि। तो ये तीनों को हम लोग लेते हैं, इसको, इसको और इसको, ठीक है ना। ये तो इतना जो है पूरा टोटल तो ईबी है, यही आपने लिखा ईबी बराबर वी माइनस आई आर है, तो चाहे इतना लिखिए चाहे उसके जगह पर ईबी लिखिए। तो इसलिए मेन जो है अब तो ये वोल्ट हम लोगों का जो है मोटर की गति एन का ये समीकरण आ गया, और इसके आधार पर ऐसे ऐसे सब कारक या घटक आ गए, इन्हीं घटकों को अब नियंत्रित करेंगे। तो हमारी जो है मोटर की गति नियंत्रण करने की विधियां हो गई, मोटर गति नियंत्रण की विधियां। तो तीन विधियां हो गई, कौन कौन? पहला हो गया क्षेत्र नियंत्रण, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्षेत्र नियंत्रण विधि, इसे कहेंगे क्षेत्र नियंत्रण, इसे कहेंगे आर्मेचर नियंत्रण। इसे क्या कहेंगे? हाँ, आर्मेचर में वोल्टता पाथ को नियंत्रित करेंगे, लेकिन कहेंगे आर्मेचर नियंत्रण, और इसे कहेंगे वोल्टता नियंत्रण। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों की तीन विधियां हो गई। पहला हो गया बेटा आपका पहला हो गया क्षेत्र नियंत्रण विधि, जिसे हम लोग कहेंगे फील्ड कंट्रोल मेथड। क्या कहें? हाँ, चलिए ये सब लिख लेंगे। दूसरा विधि आपकी हो गई आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि को हम लोग क्या कहेंगे? रियास्टिक कंट्रोल में। कंट्रोल मेथड। तीसरा हो जाएगा हाँ वोल्टता नियंत्रण विधि, यानी सप्लाई वोल्टता। तो इस तरह से अब जो सप्लाई वोल्टता नियंत्रण विधि है बेटा, वो भी फिर ये तीन प्रकार की है। पहला आपका है इनपुट रेजिस्टेंस विधि। क्या? हाँ, पहला है इनपुट रेजिस्टेंस विधि। चलिए मेथड लिख लेंगे। और दूसरा है आपका मल्टी वोल्टेज कंट्रोल मेथड। और थर्ड है बेटा वार्ड लियोनार्ड। वार्ड लियोनार्ड विधि। ये तीनों बेटा वोल्टता नियंत्रण विधि। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्र नियंत्रण विधि। क्या देखते हैं? तो क्षेत्र नियंत्रण विधि की पहले हम लोग विशेषता देख लेते हैं और इसका जो है चित्र बना लेते हैं।
इसमें कोई डाउट? पहला हो गया क्षेत्र नियंत्रण विधि। अभी आप लोगों ने पढ़ा बेटा कि जब हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसे रेगुलेटर या नियामक कहते हैं। जैसे आपके घरों में जो सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, उसमें हम लोग एक रेगुलेटर लगाते हैं, फैन रेगुलेटर। वो क्या है? श्रेणी में जुड़ा हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस है। 1 नंबर पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 2 नंबर का रेजिस्टेंस थोड़ा कम है, 3 नंबर का और कम है। इस तरह से हम लोग नाब को घुमाकर, रोटरी स्विच को घुमाकर हम लोग 1 नंबर वाले रेजिस्टेंस से, फिर 2 नंबर वाले से, फिर 3 नंबर वाले से ऐसे कनेक्ट कराते हैं और सप्लाई सीरीज से होते हुए पंखे में उस रेगुलेटर से होते हुए जाती है। तो यानी वही है रेगुलेटर, वही है नियामक। वो क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। परिपथ में रेजिस्टेंस जुड़ गया, धारा का मान घटा देता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे जो है मोटर जो है, ये हमारा पंखा क्या है भाई? मोटर है, सिंगल फेज मोटर। तो ये जो है ऐसे जगहों पर ही हम लोग रेगुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं वोल्टता नियंत्रण। ये वोल्टता नियंत्रण की एक विधि है। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वोल्टता नियंत्रण वाला ये जो विधि है, ये बड़े मोटरों में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा भी कि दक्षता भी घट जाएगी, मोटर की पावर भी घट जाएगी, हैं? तो कुल मिला के जो इतना इसको सप्लाई वोल्टेज चाहिए वो मिलेगा नहीं, और फिर सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाएगा तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो ये सब जो है आपके देखिए ना, वोल्टेज बढ़ जाता होगा तो पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, वोल्टेज घट जाता है मोटर की स्पीड घट जाती है। तो ये सब बातें हैं। तो हम लोग जो है अब क्षेत्र नियंत्रण जब करेंगे बेटा, तो हम लोग रेगुलेटर का भी प्रयोग करेंगे और हम लोग जो है डाइवर्टर का भी प्रयोग करेंगे। डाइवर्टर क्या है? जिसकी हिंदी है अपसारक। यानी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो समांतर क्रम में जुड़े, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? जो समांतर में जुड़ेगा उसे कहेंगे डाइवर्टर, अपसारक। क्लियर है? तो ये दोनों हम लोग प्रयोग करेंगे इन विधियों में। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं क्षेत्र नियंत्रण विधि, तो क्षेत्र नियंत्रण विधि में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का नियंत्रण करें, उससे निकलने वाले फ्लक्स का नियंत्रण करें। जैसे अभी एक चित्र हम लोग शंट मोटर का ही देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारी शंट मोटर है, ये हो गई शंट फील्ड वाइंडिंग। अब इसके जो है हम लोग श्रेणी क्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे लगाते हैं, और यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से कहीं से भी, हाँ ये हम लोगों का बन गया ऐसे। यहाँ से हम लोगों ने V वोल्ट की सप्लाई दे दिया, I एम्पियर की DC सप्लाई दे दी भैया। अब कुछ धारा इधर जो आएगी वो IA आएगी, इसके प्रतिरोध को RA कहेंगे, इसमें EB उत्पन्न होगा। यहाँ से धारा I आपकी चलेगी और इधर जो आएगी वो हो जाएगी ISH, यही है शंट फील्ड वाइंडिंग, और इसके प्रतिरोध को कहेंगे RS। यही है फील्ड वाइंडिंग, इसी से फ्लक्स फाई निकलेगा। यही है ना शंट फील्ड वाइंडिंग। ये कौन वाइंडिंग है? हाँ ये बेटा शंट फील्ड वाइंडिंग है। और ये वाइंडिंग जो है आर्मेचर के
समांतर क्रम में जुड़ती है और ये पतले तारों व अधिक टर्नों। तो इसी के देखिए अब श्रेणी क्रम में एक वेरिएबल, ये तीर बता रही है कि इसे हम लोग जो है ऊपर नीचे सरका सकते हैं। तो जब बेटा इसे सरकाएंगे तो इस प्रतिरोध का मान हम लोग कम ज्यादा कर लेंगे। तो यही आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये श्रेणी में जुड़ गया, इसलिए इसे इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलेटर। यही हो गया क्या? हाँ, रेगुलेटर हो गया। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए हम लोग पहली पॉइंट लिखे हैं यही बात कि n समान अनुपाते क्या 1/5, जिसको कहेंगे हम लोग n विलोमानुपाते 5। तो यही पॉइंट अगर हम लोग लिखें तो हो गया। ठीक है, अब कहानी उल्टे हो गई। कहानी उल्टे क्या हो गई कि अब देखिए जैसे ही बेटा आप इस रेजिस्टेंस को थोड़ा भी बढ़ाएंगे, क्या होगा? ISH का मान घट जाएगा। भाई प्रतिरोध है ना, तो धारा का मान क्या होगा? घट जाएगा। जैसे ISH कम होगी वैसे फाई कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाई समान अनुपाते I। जितने तगड़ी धारा इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगी उतने तगड़ा फ्लक्स निकलेगा। कम धारा जाएगी कम चुंबक बनेगा, कम फ्लक्स निकलेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, अपने हिसाब से जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से जैसे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान हम लोग बढ़ाएंगे बेटा, तैसे ही क्या हो जाएगा कि हमारी धारा ISH कम हो जाएगी, फाई कम हो जाएगा। फाई कम हो गया, गति बढ़ गई। यानी थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? मोटर की गति सामान्य गति से ऊपर चली जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये नहीं जोड़ते हैं तो मोटर सामान्य गति से चलेगी। और इसको जोड़ के थोड़ा भी फ्लक्स फाई को कम कर दिया, ये जैसे ही कम होगा तैसे ही मोटर की गति अधिक हो जाएगी, तो ये सामान्य से बढ़ जाएगी। तो यही बात आपको लिखाई गई कि इस विधि से मोटर की सामान्य गति से ऊपर की गति को नियंत्रित कर, नीचे की गति नियंत्रित नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से आपने कहा कि भाई पहली पॉइंट तो ये हो गई कि हम जानते हैं n समान अनुपाते 1/5। दूसरी की पॉइंट आपने लिखा, क्या लिखा कि फ्लक्स फाई को कम करने पर मोटर की गति, हाँ, मोटर की गति n बढ़ जाती। तीसरी पॉइंट आपने लिखा कि फ्लक्स फाई को कम कर मोटर की गति सामान्य से, हाँ, सामान्य से अधिक हो जाती है। सामान्य से अधिक हो जाती है। अतः बेटा जब गति बढ़ाना हो, सामान्य से भी गति अधिक करना हो, तब इस विधि का प्रयोग करें। अतः जब सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त करनी, अधिक गति प्राप्त करनी हो तब इस विधि का प्रयोग करें।
अभी आप लोगों ने लिखा कि इस विधि से मोटर की सामान्य गति से 30% अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। अगला, मोटर की सामान्य से नीचे की गति नियंत्रित, चलिए लिख लीजिएगा, नियंत्रित नहीं की जा सकती। ये सारी पॉइंट्स आप लोग लिख लिए। अगला आपने लिखा कि मोटर की दक्षता कुछ कम हो जाती है। मोटर की दक्षता कुछ कम हो जाती है। अगला आपने लिखा मोटर की शक्ति लगभग बेटा सामान्य बनी रहती, लगभग सामान्य बनी रहती। अगला, हाँ बेटा, यह विधि मितव्ययी, क्या? हाँ, सस्ती है, यानी मितव्ययी है, सस्ती है, मितव्ययी है। अगला, मितव्ययी है और इस विधि द्वारा बेटा मोटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। स्टार्टिंग में बेटा इसे कंट्रोल नहीं करते हैं। अगला, स्थिर गति, स्थायी गति, प्राप्त की जा सकती है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो क्षेत्र नियंत्रण में बेटा आपने यहाँ पर रेगुलेटर का प्रयोग किया। अगर यही मान लीजिए कि सीरीज मोटर होती, यहाँ पर क्या होता है, अगर सीरीज मोटर होती, ऐसे मैं सीरीज मोटर का यही बना दे रहा हूँ, हालांकि ये कैसे आपको समझ में आ गया होगा, यही चित्र बनाना था। अगर ये सीरीज मोटर होती तो फील्ड वाइंडिंग ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ती, क्या जुड़ती, और फिर यहाँ से बेटा हम लोग जो है V वोल्ट की और I एम्पियर की यहाँ से सप्लाई, ठीक है ना। तब इसे नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है समांतर क्रम में जोड़, किस क्रम में जोड़, हाँ समांतर क्रम में ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दें और यहाँ से जो है ऐसे कनेक्ट कर।
अब इसको हम लोग सरकाएं बेटा, तो ये हो गया आपका डाइवर्टर। ये क्या हो गया? हाँ, अब ये सिस्टम जो है इसके समांतर क्रम में जुड़ गया, पैरेलल में जुड़ गया, तो यही हो गया आपका अपसारक या डाइवर्टर। क्या हो गया? अपसारक। तो अगर जो है समांतर क्रम में ऐसे वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो हम लोग इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो है वी फ्लक्स को ऐसे नियंत्रित कर, अपसारक जो, डाइवर्टर जो। क्लियर है? चलिए, तो खैर वीडियो लंबा हो रहा है तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।